ASP.NET Project Control. Sitemap. तो कल हमने क्या देखा था? कल क्या पढ़े थे हमने? कंपोनेंट्स ऑफ ASP.NET एंड ASP.NET के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बेस पर ASP.NET काम करता है, यानी कि जो एक्चुअल में .NET ही वही है, तो जिसमें हमने कुछ 10 से 12 शायद पॉइंट देखे थे, है ना? तो एक बार हम ब्रीफली इनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जो सीरियल नंबर हमने लिखे थे उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, वो सब मिलके काम करते हैं। तो सबसे वन जो था आपके CLR है। CLR मतलब पूरा नाम क्या है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, यानी जो लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस जो .NET वर्क करता है वो विजुअल बेसिक, सी शार्प, जे शार्प और जावास्क्रिप्ट, ये लैंग्वेजों पे ये काम करता है। तो उनको ये सबको ये रन टाइम पे सपोर्ट करता है। उनकी लाइब्रेरी वगैरह जो एक्सेस करना, सर्वर को मैसेज देना, क्लाइंट से लेना, जो भी उसका वर्क, CLR। CLR अपने आप एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके बाद में आपके सेकंड पॉइंट था, क्या था? हाँ? CLS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, है ना? कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो आपके स्पेशल जो लैंग्वेज होती है उनके अकॉर्डिंग उनको वर्क प्रोवाइड करना, उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड करना। जैसे आपने जावा जिस शार्प में काम कर रहे हो, तो जिस शार्प के अकॉर्डिंग आपको जो है उसकी लाइब्रेरी सपोर्ट में जो चाहिए वो चीज आपको प्रोवाइड कराता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या था? CTS, FCI, FCI, FCL है वो, FCI नहीं है। FCI .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। वैसे इसको FCL बोला जाता है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। यानी .NET ने अपने आप में बहुत ही पावरफुल एक लाइब्रेरी बना रखी, जिससे आप किसी तरह के सॉफ्टवेयर इजी वे में डेवलप कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन या आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन बना सकते हो। ऑनलाइन का तो बहुत बड़ा इसका है ही अपने आप में, वेब एप्लीकेशन .NET का।
इजी वे में वेबसाइट बनाना बहुत ही इजी डेवलपमेंट कर सकते हो। आपको थोड़ा सा टूल्स वगैरह का नॉलेज हो तो आप इजी वे में वेबसाइट बना के उसको बहुत जल्दी मतलब नेट पर होस्टिंग वगैरह करके और तो हम डाल सकते हैं। इसके बाद में इसमें और भी पॉइंट थे। कौन कौन से थे? और CTS कॉमन टाइप सिस्टम, यानी कि कॉमन टाइप सिस्टम जो आपके टाइपिंग का जो वर्किंग होता था आपके इसमें, मतलब डेटा टाइप्स वगैरह, इंटीजर, फ्लोट्स, इनके लाइब्रेरी बनाना, इनको सपोर्ट करना, इनके साइज वगैरह को हैंडल करना, ये कॉमन टाइप सिस्टम जो है इसमें काम करता है। नेक्स्ट मेटा डेटा था, क्या था? नेक्स्ट मेटा डेटा जो एक स्पेशली डेटा को जो बाइनरी सिस्टम पे या उसको मैनेज करने का काम मेटा डेटा असेंबली, ये मेटा डेटा के साथ में लिख लीजिए असेंबली, मेटा डेटा एंड असेंबली। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड जो डेटा है उसको भी ये मैनेज करता है। असेंबली शायद आपकी, मैंने बताया था ना प्रीवियस क्लास में कि असेंबली लैंग्वेज आई थी मार्केट में, और उस पे भी बीटेक में या एमसी में एक टॉपिक रखा जाता है, कहीं में तो एक सब्जेक्ट ही पूरा एक, मतलब 10-20 चैप्टर का वो है असेंबली लैंग्वेज के बारे में। उसमें छोटी प्रोग्रामिंग की, ऐड सब्ट्रैक्ट, कुछ कोड बनाए गए। असेंबली लैंग्वेज के जो कोड होते हैं उनको पता है क्या बोला जाता है? उसकी जो कोडिंग की जाती है उसको क्या बोला जाता है? मेमोनिक कोड, मेमोनिक कोड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का जो वो डेटा है उसको मेटा डेटा या असेंबली लैंग्वेज डेटा को मैनेज करने का वर्क जो है ASP.NET करता है। नेक्स्ट, विंडो फॉर्म। विंडो फॉर्म का जैसे हमने देखा कि आप MS वर्ड ओपन करते हो या MS वर्ड में फाइल ओपन किया, कंट्रोल और प्रेस किया तो एक विंडो और आ गया आपके, और उसमें आपने कोई फोल्डर पर क्लिक किया तो एक विंडो और ओपन हो। अब कौन सी विंडो ओपन करनी है, कौन सी क्लोज करनी है, प्रीवियस विंडो क्लोज करना है या नहीं करना है। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करते आपने सबसे पहले आपके फॉर्म में जो डिटेल मांगी जाती है, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पेज पे आती है। जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो वो फॉर्म चला जाता है और दूसरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। ये विंडो फॉर्म, यानी विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग फॉर्म के बेस पे जो प्रोग्राम होती है, तो इस विंडो फॉर्म जो है आपके कंपोनेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो हमारे प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। क्योंकि जब विंडो हमारी ओपन नहीं होगी तो हम वहां पर कोडिंग कैसे करेंगे? मतलब आपको नेक्स्ट पे करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, विंडो आपको इंसर्ट करनी होती है। जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा, एक्सेल में इंसर्ट शीट करते हो तो एक सीट और रख जाती है, सेम विंडो। उसी तरीके से आपके जब विंडो प्रोग्रामिंग आप करते हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बनाते हो या वेब फॉर्म आप बनाते हो, तो वहां पर ये फॉर्म आपके विंडो फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें राइट साइड में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, और लेफ्ट में टूल्स का वो साइन बना रहता है, जो भी आपके वर्ड का है, एक्सेल का है, फाइल मेन्यू, और नीचे जो है टास्क बार वगैरह ऐसी कुछ वो स्टेटस बार। तो ये विंडो का सिस्टम है, विंडो फॉर्म। नेक्स्ट क्या था? edu.net। edu.net के बारे में मैंने बताया कि ये एक अपना अपना edu.net जो है डाटाबेस, मार्केट में सबसे बड़ी डिमांड है डाटाबेस की। आज आप देख रहे हो कंप्यूटर साइंस में एक कोर्स आया हुआ है डाटा साइंस के नाम से, डाटा साइंस के नाम से कोर्स आए नए, जिसकी बहुत जबरदस्त डिमांड है, और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। इसको करने के लिए लोग बाग बेंगलोर, पुणे, मदुरई जा रहे हैं करने के लिए डाटा साइंस। यानी आने वाले टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी वो डाटा की होगी, क्योंकि डाटा इतना ज्यादा हो चुका होगा, उसको कंट्रोल करना हर किसी के सॉफ्टवेयर की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बस की बात नहीं होगी। इसलिए उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाटा साइंस इंजीनियर बनाए जा रहे हैं,
आने वाले टाइम के लिए डाटा साइंस इंजीनियर, क्योंकि हमारे एडी डॉट नेट वगैरह ये तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन आगे जाके इनका जो बड़ा रूप जो है डाटा साइंस लेवल पे होगा। यानी आपको किसी कंपनी में हायर किया जाएगा तो सिर्फ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी डाटा को मैनेज करना। आज आप देख रहे हो Amazon.com कंपनी है, कितने प्रोडक्ट होंगे आपके हिसाब से, आइडिया लगा दिए कितने प्रोडक्ट होंगे उसके ऊपर? करोड़ों प्रोडक्ट होंगे। अब करोड़ों प्रोडक्ट में से किस यूजर की क्या पसंद है और कहाँ है वो डेटा कहाँ रखा हुआ है, उसको जस्ट इमीडिएटली यूजर के सामने आना चाहिए। भाई जैसे आपने सर्च किया लैपटॉप, एचपी लैपटॉप, ब्लू कलर, अब वो वहां पर जो प्रोडक्ट है उनके सर्वर डाटा पर एडी डॉट नेट में जो भी है, तो उस डेटा को सर्च करके लाना, ये आने वाले टाइम में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहा है। एक तरीके बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है इंजीनियरों को कि डेटा को यूजर के सामने जल्दी जल्दी कैसे लाया जाए। इसलिए कंप्यूटर साइंस में डाटा साइंस के नाम से एक कोर्स लॉन्च हो गया है, और इसकी शायद फीस भी समथिंग 1 लाख या 1.5 लाख के समथिंग फीस है। ये 1 से 2 साल का कोर्स है। 1 साल, कई कोर्स कुछ 6 महीने में करवा रहे हैं, कई 1 साल में करवा रहे हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हो आप उसकी। तो खुद मैं वो कोर्स कर रहा हूँ, डाटा साइंस का कोर्स मैं बेंगलोर से कर रहा हूँ खुद। क्योंकि अपन को आगे बढ़ना है तो अपन को सीखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसे नहीं अपन ने कुछ सीख लिया अपन बैठ गए, नहीं, कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। नए नए सॉफ्टवेयर आएंगे आपके सामने, नई नई चीजें आती रहेंगी, आप उनको कवर नहीं करोगे तो आप आगे नहीं चलो। और हर मार्केट में हर चीज अपडेट है, आप किसी फील्ड में चले जाइए, ऐसे नहीं वहां पर आपको अपडेशन नहीं रखना है, अपडेशन आपको रखना है। तो अभी जो मार्केट में जो कोर्स आ रहे हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये 3 बड़े कोर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिमांड। अभी कुछ पता नहीं चल रहा हमको, अभी किसी को पता है कि डाटा साइंस के बारे में क्या है, कुछ नहीं, देख लेंगे। नहीं, आने वाले टाइम में डाटा साइंस के इंजीनियरों को बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि ये इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे प्रोडक्ट, इनको कैसे हैंडल करेंगे हम? आपने देखा एक्सेल भी आपका बहुत सारा डेटा हैंडल कर सकता है। कितनी रो होती है एक्सेल के अंदर, रो कितनी होती है? आप शायद पढ़ रहे होंगे इसके बाद की क्लास में पहले, कितने होते हैं? 3 लाख एक्सेल में टोटल रो, जो लाइन बनी रहती है ना, 1 2 3 4 5, शायद आपने ओपन किया होगा कभी एक्सेल, किया था नहीं किया था? उसमें लाइन कितनी होती है नीचे जो जा रही है, अभी तक का जो है 32,667 लाइन है एक्सेल में। रो, रो, लाइन का मतलब रो होता है, ये जो होती है ना, ये नीचे कितनी तक जा रही है एक्सेल में? MS ऑफिस 2010 का जो एक्सेल है उसकी जो रो है 10,48,576। वो तो मैं तो आपको वैसे एक आइडिया लिया, क्योंकि एक्सेल इतना डेटा तो एक्सेल खुद हैंडल कर सकता है, इतना रिकॉर्ड। मान लीजिए 1 2 रिकॉर्ड इसमें आपके हेडिंग वगैरह आ जाएगी, मान लीजिए 4 5 लाइन हेडिंग की भी आ जाएगी, तो भी आपके 10,48,570 के आसपास तो डेटा हैंडल कर ही सकता है? हाँ, रो है इसके अंदर, हाँ। और कॉलम हो जाए में 16,384, 16,384 कॉलम होते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये देखो, आप एक्सेल में इतना डेटा तो एक्सेल हैंडल कर सकता है, उसके बाद का डेटा किसके पास चला जाता है? MS एक्सेस के पास। MS एक्सेस डेटा को, इसके ऊपर के डेटा को एक्सेस ले लेता है, जो ऑफिस का सेकंड पार्ट है इसके आगे ही। एक्सेस में अनलिमिटेड डेटा एक्सेस कर सकते हो, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है इसमें, 50 लाख 20 लाख, लेकिन वहां पर क्या, डेटा को सर्चिंग में टाइम ज्यादा लगता है।
और एक दूसरी लैंग्वेज पे जब काम करेगा ना, वो थोड़ा स्लो स्पीड पे काम करता है। इसीलिए उसकी जगह पर क्या आया एएसपी डॉट नेट में, एडी डॉट नेट, जो कल हमने लिखा था। यानी एसक्यूएल सर्वर डेटा की फास्ट सर्विस देता है हमको, एडी डॉट नेट एसक्यूएल सर्वर, जिसमें आपके माई एसक्यूएल भी होता है। माई एसक्यूएल जो है पीएचपी के साथ सपोर्ट करता है, जावा के साथ सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डॉट नेट और जावा के साथ सपोर्ट करता है, मैक्सिमम बेस्ट सपोर्ट करता है ये एएसपी डॉट नेट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। और इसमें कल हमने जो देखा था एजेक्स, डॉट नेट के कंपोनेंट्स होता है एजेक्स। जो एजेक्स जो है आपके स्पेशली वेबसाइट को मतलब फास्ट वे में लेने के लिए, और अलग टूल्स जावा स्क्रिप्ट के साथ में कुछ एनिमेशन वगैरह को करने, कंट्रोल करने का काम में लेते हैं। अजेक्स टूल बहुत एक अलग से बनाया गया है। ये अजेक्स टूल 2010 में बनाया गया, पहले के में नहीं था ये। अजेक्स टूल जो था 2010 में, जो डॉट नेट आया था ना, उसके अंदर बनाया गया, पहले नहीं था ये। एएसपी डॉट नेट पहले नहीं था, इनको बाद में इंक्लूड किया गया। जब मार्केट के अकॉर्डिंग जब रिक्वायरमेंट होती है ना, जब कंपनी उसको चेंज करती है। जैसे एक टेली सॉफ्टवेयर बारे में सुना होगा आपने, टेली अकाउंट का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को थोड़ा वो अच्छा थोड़ा लगता है इसको चेंज करते रहे रोजाना। मार्केट जैसे चेंज होगा, वो ऑटोमेटिक चेंज करना। सरकार ने जीएसटी घटा के मान लीजिए कुछ और नया टैक्स बना दी, मान लीजिए सीसीएसटी बना दी कोई, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको टैली को चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, और वो फैसिलिटी उसमें देनी होगी। तो ऐसे ही डॉट नेट के अंदर बाद में जब रिक्वायरमेंट आई थी मार्केट में कि ऐसा ऐसा भी करना है, तो एजेक्स टूल इसमें बनाया गया, जो कंपोनेंट्स के अंडर में आता है एसपी डॉट नेट। और कौन कौन से थे? वर्क फ्लो फाउंडेशन। तो इस तरीके से कल हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देखा था, एक बार हम थोड़ा ब्रीफली हमने रिवाइज कर लिया। अब हम आगे के जो टॉपिक है, बाकी और स्टूडेंट नहीं आए हैं, चार पांच आते हैं। चलो जो भी है, आज हम इसमें नई चीज देख रहे हैं। आज जो नेट, ये हमने अभी तक तो प्रीवियस का एक रिवाइज किया है थोड़ा सा। शायद कल आपने क्लास नहीं ली थी, कल आप नहीं थे, तो कल की क्लास को थोड़ा रिवाइज करने से क्या, थोड़ा किसी की जैसे क्लास रह गई या किसी को समझ में नहीं आया, तो वो थोड़ा वापस रिवाइज कर देते हैं। अब इसमें ना आप क्या आता है, एएसपी डॉट नेट प्रोजेक्ट कंट्रोल। एएसपी डॉट नेट के जो प्रोजेक्ट कंट्रोल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आता है नंबर 1, पेज फाइल। पेज फाइल यानी जिस पर आप क्या करते हो, कोडिंग करते हो। तो इसके अंदर पेज फाइल में क्या है कि आपके दो विंडो ओपन होती है। पेज फाइल जो होता है उस पर दो विंडो ओपन होती है, ध्यान रखना। एक तो होती है इसमें डिजाइन, डिजाइन विंडो, और दूसरी कोड विंडो। एंड जब जो कोडिंग करोगे, जब आप डिजाइन पे जाकर देखोगे, तो आपको वहां पर वो दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई टूल बनाया, आपने अपना एक लॉगिन पेज बना रहे हो। लॉगिन पेज बनाते हैं आप क्या करते हो, उसमें ऐसे लेते हो, ऐसे एक बनाते हो आप यूजर आईडी, और यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो, पासवर्ड। तो यहां पर आप ये, और यहां पर बटन बनाते हो आप साइन इन, कम इन। तो ये जो जहां पर आप बना रहे हो, ये टूल इंसर्ट कर रहे हो, ये विंडो कौन सी है? डिजाइन विंडो। ये जो चीज आपने बनाई है पेज पर, भाई जैसे आप एएसपी डॉट नेट ओपन करते हो, न्यू प्रोजेक्ट करते हो, न्यू प्रोजेक्ट करते हो, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है। तो उसमें
आप ये यूजर आईडी यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार रहता है, उससे आप इंसर्ट कर लेते हो। ये इस जगह पे हमने क्या लगाए गए हैं, लेवल टूल। लेवल टूल को लाया है गया है, लेवल टूल लाया गया है और उसके ऊपर हमने एडिट कर दिया है यूजर आईडी या यूजर नेम, एज यू लाइक, जो भी आप। तो ये विंडो जो है कौन सी विंडो है, डिजाइन विंडो। आप डिजाइन कर रहे हो उसके ऊपर, यानी आपको क्या चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए। और जब इस बटन पर डबल क्लिक करोगे या डबल क्लिक करते आपके सामने कौन सी विंडो आ जाएगी, कोडिंग विंडो। भाई ये टूल पे आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो इसमें आपको कोडिंग करनी पड़ेगी ना। हमें जब कोडिंग करनी होगी तो कोडिंग करने के लिए हमें क्या होगा, इस जो बटन है इस बटन पे कोडिंग करनी होगी। तो कोडिंग करने के लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा, कोड विंडो पे। तो वहां पर लिखना पड़ेगा आपको इक्वल साइन इफ यूजर आईडी अगर आपका क्या है जो आपने दिया है टेक्स्ट बॉक्स में, और पासवर्ड मान लीजिए आप आईडी पासवर्ड जैसे ईमेल बनाते हो ना, आईडी आपने बना रखी xyz@gmail.com, पासवर्ड आपने बना रखा 12345। अब वहां पर क्या है कि आपने इस बटन साइन इन बटन पे क्लिक करके मतलब कोड विंडो में जाकर के आपको कोडिंग करनी होगी इफ लगा करके। तो ये पेज विंडो, ये पेज जो है आपका कंट्रोल है, पेज कंट्रोल, पेज फाइल जिसको बोलते हैं हम। तो इसमें दो पेज ओपन होते हैं, डिजाइन और कोड, और कॉमन भी होते हैं, दोनों एक साथ भी ओपन होते हैं, कोड और विंडो यानी साथ में भी आ जाते हैं, दोनों ऑप्शन एक साथ भी यानी हाफ विंडो में तो कोड रहेगा और हाफ में डिजाइन रहेगा, ऐसे भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। और इसकी जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो रहता है .aspx, पेज फाइल का एक्सटेंशन रहता है .aspx। ऐसे क्वेश्चन आपके आपके जो पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएंगे सारे। तो वहां पर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी पेज फाइल, यानी कि प्रोजेक्ट कंट्रोल के अंडर में है ये, समझ में आ रहा है। पेज फाइल का जो एक्सटेंशन होगा .aspx होगा।